अब मुत्तकी होना, तकवा जो है वो वाहिद कैलिब्रेशन है, स्केल है, मयार है, स्टैंडर्ड है, जिस पर अल्लाह ताला तोलता है हमें कि ये भारी है, मेरी नज़र में ये आला तरीन है, इसको फौकियत हासिल है। ठीक है ना। रंग, नस्ल, दौलत, जायदाद बुनियाद नहीं है। ठीक, आगे चलते भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा पढ़ रहे हैं, तो सीखने वाली बातें वो ऐसे ही तो सीखेंगे, हम और कैसे सीखेंगे। ठीक है ना। हम तो इस्लामियात ऐसे नहीं पढ़ते, बदकिस्मती है हमारी। एक्सेप्ट, अच्छा, आई देयरफॉर, इसीलिए मैं, क्रश, कुचल रहा हूं, रोंद रहा हूं, अंडर माई फीट, अपने पैरों तले, ऑल द फॉल्स क्लेम्स ऑफ ग्रेटनेस एंड सुपीरियरिटी, बर्तरी, सुपीरियरिटी, ग्रेटनेस, बड़ाई, अजमत के जितने झूठे दावे हैं। दौलत की बुनियाद पर अगर कोई बड़ाई का दावा करता है तो ये झूठा दावा है। नस्ल की बुनियाद पर कोई बड़ाई का दावा करता है तो ये दावा झूठा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैं बड़ाई और अजमत के जितने दावे थे ना, जो लोग झूठे दावे करते थे नस्ल की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, मैं अपने पैरों तले रोंद देता हूं, कुचल देता हूं, खत्म आज से। फाउंडेड ऑन ब्लड और वेल्थ, चाहे वो खून की बुनियाद पर हो, यानी नस्ल की बुनियाद पर, या दौलत की बुनियाद पर। ठीक है। एवरी मुस्लिम इज अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम, इतनी आसान इंग्लिश। हर मुसलमान हर दूसरे मुसलमान का भाई। ठीक है। एंड दैट द मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड, और इसी तरह से तमाम मुस्लिम्स मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, कायम करते हैं क्या चीज? ब्रदरहुड, भाईचारा। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? मेक, बनाना, इस्टेब्लिश करना। बनाना या कायम करना। अब बात हुई ब्रदरहुड की। ब्रदरहुड किसे कहते हैं? भाई चारा। भाई ये क्या हुआ? इसे हम आसान उर्दू में कहते हैं अखुवत। अखुवत किसे कहते हैं बेटे? ये लफ्ज देखो, अरबी में एक लफ्ज है अखुन। अखुन का मतलब है भाई, ब्रदर। अखी, अखी का मतलब क्या है? मेरा भाई। छोटी ये लग गई ना। अखुवत, भाईचारा, भाई भाई होना। ठीक है। मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड, तमाम मुसलमान मिलकर एक अखुवत बनाते हैं, एक मिल्लत बनाते हैं। यूं समझ लो, मिल्लत का लफ्ज किससे बना है? मिलने से। जब सब लोग मिल जाएं, मिलकर एक हो जाएं तो मिल्लत। उर्दू में अल्फाज मुश्किल नहीं है, पता होना चाहिए कि अल्फाज कैसे बने। क्या ख्याल है? अच्छा जी। नथिंग शैल बी लेजिटिमेट to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. Legitimate का क्या मतलब?
लेजिटिमेट मीन्स जायज़, और अगर मैं इसको ऑपोजिट बनाऊंगा तो इलेजिटिमेट, दैट मीन्स नाजायज़, यानी लॉफुल अनलॉफुल। ठीक है। अब फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हें मैं मुस्तकिल देख रहा हूँ बातें करते हुए, तो एक बात सुनो बेटा, इधर ये अल्फाज जो मैं पढ़ रहा हूँ, सुना रहा हूँ, मेरे अल्फाज नहीं, ये उस हस्ती के अल्फाज हैं, उस हस्ती के अल्फाज हैं, उस बड़ी हस्ती के अल्फाज हैं जिनकी वजह से मैं और आप हैं, जिनकी वजह से ये कायनात है। वजह तख्लीक़ कायनात, मोहम्मद ना होते खुदाई ना होती, खुदा ने ये दुनिया बनाई ना होती। उनके अल्फाज पढ़ रहा हूँ, तो गौर कर लो, अगर इसमें भी दरमियान में बातें करोगे तो फ़ायदा नहीं है तुम्हारे यहाँ होने का, तुम्हारे होने ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुनो, इलेजिटिमेट नाजायज़, फरमाया नथिंग शैल बी लेजिटिमेट, कुछ भी जायज़ नहीं होगा टू अ मुस्लिम, एक मुसलमान के लिए, विच बिलोंग्स टू अ फेलो मुस्लिम, जो किसी दूसरे मुसलमान का हो, अनलेस इट वॉज गिवन फ्रीली एंड विलिंगली, जब तक वो दूसरा मुसलमान की तरफ से वो चीज़ उसे ना दी गई हो फ्रीली, आज़ादाना तौर पर, एंड विलिंगली, और अपनी मर्ज़ी से। यानी अगर कोई मुसलमान अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना तरीके से कोई चीज़ आपको दे रहा है तो वो आपके लिए जायज़ है, नहीं दे रहा तो आप छीन नहीं सकते, नाजायज़ है आपका। ठीक है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम completed his last sermon by saying, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा, सरमन मुकम्मल किया ये फरमाते हुए, बी माई विटनेस ओ गॉड, ए खुदा तू मेरा गवाह रहना। बी माई विटनेस, विटनेस किसे कहते हैं? गवाह को, खुदा को गवाह बनाया है, विटनेस कहते हैं गवाह को। ए खुदा तू मेरा गवाह रहना, that I have conveyed your message to your people, कि मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक कन्वे कर दिया है, पहुंचा दिया है। The messages conveyed in this sermon are for all times, जो पैगामात इस खुतबे में दिए गए वो पैगामात तमाम वक्तों के लिए हैं, क़यामत तक के लिए है, ऐसा नहीं खाली उस वक्त के लोगों के लिए था। इफ़ द मुस्लिम्स फॉलो दीज मैसेजेस, अगर मुसलमान इन पैगामात को फॉलो करेंगे, इनकी पैरवी करेंगे, द रिजल्ट विल बी अ फेयर एंड इक्विटेबल सोसाइटी, तो नतीजा क्या निकलेगा? एक फेयर और इक्विटेबल, फेयर का मतलब है मुनसिफाना, ठीक है, और इक्विटेबल का मतलब क्या है? बराबरी का। असल अल्फाज क्या है सुनो बेटा, फेयर का मतलब है जस्ट, फेयर कहते हैं अदल को, और इक्विटेबल का मतलब होता है इंसाफ। तो इंसाफ कहते हैं बराबरी को और अदल कहते हैं जस्टिस को। जस्टिस होगा, ऐसा मुआशरा कायम होगा जो आदिलाना और मुनसिफाना होगा।
इन विच देयर विल बी ऑनेस्टी एंड जस्टिस, जिसमें ईमानदारी और इंसाफ होगा, एंड मेरिटोक्रेसी विल बी द गाइडिंग प्रिंसिपल। मेरिटोक्रेसी क्या चीज है? ओहो, ये लफ्ज नया आ गया भाई आपके लिए। भाई देखो, अब मैं कुछ अल्फाज समझाना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। भाई ज़रा तवज्जो रखो। बेटा, एक वर्ड है, समझना इधर, क्रेसी। क्या मतलब है? ये अक्सर आप देखते हैं, ऑटोक्रेसी, है ना, ब्यूरोक्रेसी, सुनते ना, टेक्नोक्रेसी, डेमोक्रेसी, है ना, मेरिटोक्रेसी। लफ्ज क्रेसी का मतलब होता है रूल, हुकूमत, गवर्नमेंट, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या वन मैन। जहां पर वन मैन रूल हो, यानी एक आदमी ताकत के जरिए हुकूमत कर रहा है, बादशाहत या मार्शल लॉ के जरिए, डिक्टेटरशिप के जरिए, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। एक आदमी की मर्जी चल रही है पूरे मुल्क पर, ठीक है ना, किसी की नहीं सुन रहा वो, ये ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो, सरकारी अफसरों को कहते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते ना, सेक्रेटरीज हैं, बड़े बड़े ओहदेदार हैं सरकार के, उसे कहते हैं ब्यूरो। अब उनकी हुकूमत है ब्यूरोक्रेट्स की, तो ब्यूरोक्रेसी कहलाएगी, ठीक है। वो अपनी मर्जी चला रहे हैं, किसी की सुनी नहीं रहे। टेक्नोक्रेसी, जो टेक्निकल लोग हैं उनकी हुकूमत है, इकोनॉमिस्ट हैं बड़े बड़े, वो आ गए, बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंसेस के एक्सपर्ट हैं वो आ गए, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को लेकर एक हुकूमत बना ली आपने, अब वो हुकूमत चला रहे, तो टेक्नोक्रेसी कहलाती है, ठीक है। डेमोक्रेसी, डेमो कहते हैं पब्लिक को, अगर पब्लिक की हुकूमत है, अवाम की हुकूमत है, अवामी हुकूमत है, तो कहलाएगी डेमोक्रेसी। डेमोस कहते हैं पब्लिक, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, ठीक है। अब मेरिटोक्रेसी, मेरिट की हुकूमत, मेरिट की, जिसमें कोई नेपोटिज्म ना हो। नेपोटिज्म किसे कहते हैं? नेपोटिज्म कहते हैं अकरबा परवरी। ये क्या होता है? अकरबा किसे कहते हैं? अकरबा, करीब के लोग, रिश्तेदार, जानने वाले। अब फर्ज करो कि मैं अगर वज़ीर आज़म बन गया, तो मैंने अपने ख़ानदान के लोगों को, रिश्तेदारों को, जान पहचान के लोगों को ओहदे बांटना शुरू कर दिए। तुम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बन जाओ, तुम मेरे खाला के बेटे हो, तुम मिनिस्टर ऑफ हेल्थ बन जाओ, तुम मेरे पुप्पी के बेटे हो, तुम एजुकेशन मिनिस्टर बन जाओ, है ना, तुम जो हो होम मिनिस्टर बन जाओ, तुम फॉरेन मिनिस्टर बन जाओ। बांट दी वजारतें अपने अपने लोगों में, है ना, बेटे को वज़ीर आला बना दिया, ठीक है ना। तो ये है नेपोटिज्म, अकरबा परवरी, सरकारी ओहदों की बंदरबांट। लेकिन इसके अगेंस्ट क्या होता है? मेरिटोक्रेसी, जिसमें मेरिट की हुकूमत होती है, ठीक है ना। तुम चाहे
किसी किसान के बेटे हो लेकिन मेरिट पर पूरे उतर रहे हो तो तुम्हें ही हुकूमत मिलेगी। आई बात समझ में? जैसे अमेरिका में अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बना था। अब्राहम लिंकन एक मामूली किसान का बेटा था, लेकिन मेरिट पर पूरा उतर रहा था, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गया। इसे कहते हैं मेरिटोक्रेसी। ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा है, अगर इस पर अमल करें, जो मुआशरा बनेगा वो मेरिटोक्रेसी की बुनियाद पर बनेगा। ठीक है। यानी उर्दू में क्या कहेंगे मेरिटोक्रेसी को? हम इसे कहेंगे उर्दू में मेरिट की बुनियाद पर, यानी क्या कहना चाहिए मेरिटोक्रेसी को? मेरिट को उर्दू में क्या देख लो, एक ख़ास लफ्ज़ है इसके लिए, मैं बताता हूँ। हाँ, अब देखो, सलाहियतों की बुनियाद पर हुकूमत कहलाती है। सलाहियतों की बुनियाद पर, जिसमें सलाहियत है, मेरिट है, वो आगे आएगा, उसको हुकूमत मिलेगी। ठीक है। मेरे जहन में लफ्ज़ आ नहीं रहा था तो मैंने देखकर बताया आप। हाँ जी, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ एंड हो गया।